जय हिंद साहब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षण विधियाँ, जो जो पाठ्यक्रम के अनुसार है महत्वपूर्ण है। उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को जानना होगा। ध्यान से सबका ध्यान यहाँ रहे, ठीक है। इसको हम शिक्षा शास्त्र बोल सकते हैं, भाषा शिक्षा शास्त्र बोल सकते हैं। उसके लिए हमें भाषा के बारे में जानना होगा कि भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, भाषा का क्या महत्व है, भाषा की क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद हम जानेंगे भाषा सीखने का मनोविज्ञान क्या है, भाषा सीखने की प्रक्रियाएं क्या हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखना, भाषा समझिएगा ध्यानपूर्वक। भाषा जो शब्द है वो किस धातु से बना है भैया? अरे बोला करो, किससे? भाष से। आप भी बोला करो और आप भी बोला करो। हाँ, आप जहां बैठे हो वहां बोला करो। हाँ, भाषा शब्द किस धातु से बना है? भाष। और इसका अर्थ क्या होता है? प्रकट करना, कहना, प्रकट करना, बोलना, कई अर्थ हो सकते हैं। तो भैया कि भाषा किसे कहेंगे? हम यदि परिभाषा बनाएं तो हम जो सोचते हैं, मैं हमेशा इस चीज को ऐड करके चलता हूं कि भाई मान लीजिए आप अपने मन में जो जो सोचते हैं उसके माध्यम भी को भी क्या कहते हैं? भाषा। क्या भाषा के बिना आपके मस्तिष्क में विचारों का जन्म ले पाना संभव है? नहीं है। अरे भाई, जैसे हमने कुछ कहा, मान लीजिए आपको कोई प्यार से कुछ कहा या कुछ क्रोधवश कुछ कह दिया, ठीक है, कुछ भी कहा, तो वो कहते ही आपके मन में कोई विचार तो जन्मा। वो विचार जो जन्मा, क्या भाषा के बिना वो विचार संभव था? आपने वो विचार प्रकट तो नहीं किया। अमूमन इसकी परिभाषा में लोग यही कहते हैं कि विचारों के प्रकटीकरण के माध्यम को भाषा कहते हैं। आपने वो विचार प्रकट ही नहीं किया, अपने मन में ही रखा, ठीक है, लेकिन मन में जो विचार जन्मा उसका ताना बाना किसमें बुना हुआ है? भाषा में। तो ये मेरी परिभाषा है कि हम मस्तिष्क में जो सोचते हैं, मुख से जो बोलते हैं और जो लिखते हैं, उसके माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा। क्या कहते हैं? भाषा। हालांकि महर्षि पतंजलि इसकी एक परिभाषा देते हैं कि मनुष्यों के द्वारा व्यक्त वाणी को ही भाषा कहते हैं। क्या शब्द काम में लेते हैं? व्यक्त वाणी। कौन सी वाणी? व्यक्त वाणी, प्रकट की गई वाणी को भाषा कहते हैं। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी। अब बिल्ली भी बोलती तो है, कुत्ता भी बोलता तो है, घोड़ा भी हिनहिनाता है, ठीक है, अरे हिनहिनाता है, हाथी भी चिंगाड़ते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी वाणी को, उनकी जो आवाज है उसको भाषा कहेंगे क्या? क्या हम उसका अर्थ समझ सकते हैं? नहीं। तो भाषा में एक गुण होता है कि भाषा कैसी होनी चाहिए? अर्थवान। कैसी होनी चाहिए? अर्थवान होनी चाहिए। मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी को क्या कहते हैं? भाषा। प्लेटो भी एक परिभाषा देते हैं कि विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है। विचार जब हमारे मन में पैदा होता है, आत्मा में विचार जब पैदा होता है, तो कोई आवाज होती है क्या? नहीं, एकदम खामोशी के साथ विचार पैदा होता है। होठों में स्फुरण थोड़ी ना होता है, मन में कोई बात पैदा होती है तो प्लेटो क्या कहते हैं? विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है। अरे ध्वनि होती है क्या विचार जब जन्म लेता है? तब नहीं होती। तो विचार आत्मा की मुख और अध्वन्यात्मक बातचीत है। वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पे प्रकट होती है तो क्या कहलाती है? भाषा। क्या कहलाती है? भाषा। अलग अलग विद्वानों की परिभाषा है। जैसे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना एक परिभाषा देते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य अपनी बातें प्रकट करते हैं, परस्पर विचार विनिमय करते हैं, उन ध्वनि चिन्हों के समूह को क्या कहते हैं? भाषा। क्या कहते हैं? भाषा। अलग अलग विद्वान अलग अलग परिभाषाएं दे रहे हैं। यहां देखिएगा, आगे बढ़ते हैं अपन कुछ चीजों को समझते हुए। भाषा के कई रूप होते हैं, उनको समझिएगा। एक होती है राष्ट्रभाषा, एक होती है राजभाषा, एक होती है प्रादेशिक भाषा। कौन सी भाषा? प्रादेशिक भाषा। एक होती है मातृभाषा। क्या होती है? मातृभाषा। और एक होती है बोली। क्या होती है? बोली। तो हम इन टर्म्स को समझते हैं कि ये क्या क्या है। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? राष्ट्रभाषा की। बताइए राष्ट्रभाषा क्या होती? क्या होती है राष्ट्रभाषा? किसी भी राष्ट्र की भाषा को क्या कहते हैं भाई? किसी भी राष्ट्र के नागरिक जिस भाषा में अपना विचार विनिमय करते हैं उसे हम क्या कहेंगे भैया? बोलो। राष्ट्रभाषा कहेंगे। भारत के संदर्भ में यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। क्या है? लेकिन ये किसने कहा? क्या संविधान ने कहा? नहीं कहा। संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई जिक्र नहीं हो। तो क्या हिंदी पूरे भारत में बोली जाती है?
नहीं बोली जाती। तो ये थोड़ा सा पेचीदगी भरा विषय है। आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं, राष्ट्रभाषा है क्या। किसी भी राष्ट्र के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। भारत के संदर्भ में चिंतन करें तो क्या भारत में एक भाषा बोली जाती है? भारत तो अनेकता में एकता वाला देश है, यहाँ तो कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। लेकिन दुनिया को सबसे पहले भाषा का ज्ञान करवाने वाला देश, दुनिया को सबसे पहले लिपि का ज्ञान करवाने वाला देश, दुनिया को पहले सभ्यता का ज्ञान करवाने वाला देश, वह धरती जहां ज्ञान का अवतरण सबसे पहले हुआ, उस राष्ट्र के नागरिक बाहर जाकर के ये कहें कि संविधान में नहीं लिखा हुआ इसलिए हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, तो ये बड़ा अपमानजनक होगा। संविधान में राष्ट्रभाषा का जिक्र नहीं हुआ है क्योंकि संविधान राजकीय दस्तावेज है। संविधान शासन चलाने का एक उपक्रम है। भाई शासन कैसे चले उसका एक लिखित दस्तावेज ही तो संविधान कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये राष्ट्र तो युगों युगों से है, हजारों वर्षों सनातन चला आ रहा है। तो मान लीजिए आज आप लंदन चले गए, अब आप तो जाते रहते हैं, वहां आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही किसी ने पूछा भाई आप कहाँ से हैं? आप कहो मैं भारत से हूँ। व्हाट इज योर नेशनल लैंग्वेज? आपकी राष्ट्रभाषा क्या है? तो आप क्या कहोगे? वी हैव नॉट एनी लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, हम कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं हमारी, ठीक है, ऐसा कहोगे, ठीक है। तो ये तो बड़ी शर्मनाक बात हो जाएगी, ठीक है। तो राष्ट्रभाषा हम भारत के संदर्भ में किसको कहें? देश के ज्यादातर लोग जिस भाषा में अपनी बात रखते हों, देश के ज्यादातर लोग जिस भाषा को समझते हों, उसे हम क्या कह सकते हैं? बोलो क्या कह सकते हैं? राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। और इस बात पे यदि हम चिंतन करें तो इस शर्त पे खरा भी कौन उतरती है? बोलो कौन खरा उतरते? भाई देश के ज्यादातर लोग जानते हैं। यदि आपको हिंदी आती है तो आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाएंगे, आपका काम हो जाएगा, हो जाएगा। और यदि आप केवल अंग्रेजी जानते हैं तो आपके घर पर भी आपका काम नहीं होगा। आपकी माँ भी चप्पल फेंक सकती है, आप कहो कि पीछे, आप कहो कि आई एम थर्स्टी प्लीज गिव मी वाटर, हमारे चप्पल है, भाग यहाँ से, क्या गालियां निकालना है, ठीक है। समझ में आ गई बात? लेकिन हिंदी समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या हर किसी भाषा को राष्ट्रभाषा कह सकते हैं? नहीं। राष्ट्रभाषा कहलाने के लिए उस भाषा में कुछ गुण होना जरूरी है। कैसे गुण? वह भाषा राष्ट्रभाषा हो सकती है जो देश के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने में सक्षम हो। वह भाषा राष्ट्रभाषा हो सकती है जो देश के लोगों के हृदय में देशभक्ति का भाव पैदा करने में सक्षम हो। वह भाषा राष्ट्रभाषा हो सकती है जो देश की हजारों वर्षों की संस्कृति को प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हो। वह भाषा राष्ट्रभाषा हो सकती है जो देश के जीवन मूल्यों और नैतिक मूल्यों के प्रकटीकरण का माध्यम बनने में सक्षम हो। वह भाषा राष्ट्रभाषा हो सकती है जिस भाषा में वहाँ की मुख्य धारा के कवियों और साहित्यकारों ने बहुत सा साहित्य भंडार रचा हो। और इन तमाम शर्तों पे हम यदि चिंतन करें तो कौन खरा उतरती है? हिंदी। कौन खरा उतरती है? हिंदी। अरे हमारी मुख्य धारा के कवि तुलसी, कबीर, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, सबकी भाषा क्या है? हिंदी है। मैं हिंदी में कविताएं सुनाता हूं तब आपको बड़ा अच्छा लगे। अब कोई अंग्रेजी में सुनाए तो आपको समझ में आएगी क्या? समझ में ही नहीं आएगी। तालियां तो दूर की बात है, पिंड छुड़ाने के लिए जरूर बजा सकते कि बंद करो भैया, हमने बजा दी। समझ में आ गई बात आपको? तो हमारी राष्ट्रभाषा कौन है? माँ हिंदी। कौन है? हिंदी। देखो यहां भाषा को माँ का दर्जा दिया जाता है। किसका दर्जा? माँ का दर्जा। लेकिन ये ध्यान रखना, भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा नाम के किसी शब्द का कोई जिक्र। कंफर्म हो गया राष्ट्रभाषा का कंसेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। राजभाषा। क्या? राजभाषा। बताइए राजभाषा किसे कहेंगे? बोलो। राज की भाषा, राज शासन को ही कहते हैं अपन। अरे राजकाज की भाषा को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई साहब? क्या कहेंगे? राजभाषा। सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहेंगे? राजभाषा। अब सरकारी कामकाज का मसला है साहब, निर्धारित कौन करेगा? संविधान। कौन निर्धारित करेगा? संविधान। और भारत के संविधान ने यह गौरवशाली दर्जा किसको दिया है? माँ हिंदी को दिया है। किसको दिया है? माँ हिंदी को। अब यदि जैसे ही आप हिंदी कहेंगे का प्रश्न जन्म लेगा, क्या अंग्रेजी में काम करना गैर संवैधानिक है? क्यों? यदि हिंदी राजभाषा है तो सरकारें अंग्रेजी का काम को यूज लेती है, वो तो गैर संवैधानिक हो गए, संविधान के खिलाफ हो गए। सहायक भाषा के तौर पे अंग्रेजी को स्वीकार किया गया। देखो हुआ क्या दरअसल, समझना ध्यान से। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को,
14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की संविधान सभा ने राजभाषा का दर्जा किसको दिया? हिंदी को दिया। उसके कारण क्या थे भाई? 47 में हमने जो विभाजन झेला उसका आधार धर्म था, संप्रदाय था। अरे संप्रदायवाद की आग में झुलस गई मां भारती के टुकड़े हुए। ठीक है, तो उस समय के संविधान सभा के लोगों के मन में एक चिंतन उभरा कि आज धर्म के नाम पर विभाजन हो रहा है, हो सकता है कल को भाषा के नाम पर विभाजन हो सकता है ना, क्योंकि भाषा से भी व्यक्ति अपने पराये का बोध करता है। अरे आज आप मान लीजिए लंदन चले गए, आप तो जाते रहते हैं, ठीक है, वहां चले गए, वहां आपको कोई राजस्थानी बोलने वाला मिल गया, अनजान है, लेकिन आप उससे आत्मीयता की अनुभूति करेंगे, ये अपना है। उस अपनत्व का आधार कौन बनी? भाषा। कौन बनी? ठीक है, अरे राजस्थानी छोड़िए, वहां आपको कोई हिंदी बोलने वाला मिल गया ना, ठीक है, तो भी ये लगेगा ये अपना भाई है जी, ये अपना है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो भाषा भी आत्मीयता का आधार होती। माँ कह दिया ना तो उसकी संतानें तो भाई होगी। ठीक है, तो उन लोगों के मन में एक आया कि कल को भाषा के नाम पर विभाजन ना हो, तो क्यों न पूरे राष्ट्र की भाषा, पूरे सरकारी कामकाज की भाषा एक ही बना दी जाए, हिंदी को बनाई दी जाए। तो उसके ऊपर वोटिंग हुई, ज्यादातर वोट पक्ष में आए, कुछ लोग विरोध में भी थे, जाने माने लोग विरोध में थे, जो बड़े बड़े पदों पर भी चले गए। ये अपने आप में अद्भुत बात थी। दक्षिण भारत के लोगों ने एक समस्या रखी कि भाई हम हिंदी को राजभाषा के तौर पर स्वीकार तो कर लेंगे, लेकिन हमारे लोगों को तो हिंदी आती ही नहीं, हमारे लोगों को तो हिंदी आती ही नहीं, क्या करें? तो 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी को सहायक भाषा के तौर पर नियुक्त किया गया, एसोसिएटेड लैंग्वेज, 15 वर्षों के लिए, कि 15 वर्षों में धीरे धीरे अंग्रेजी के प्रभाव को कम कर दिया जाएगा, लोगों को हिंदी सिखाई जाएगी और पूरी तरह किसको स्थापित कर दिया जाएगा? हिंदी, ताकि पूरा राष्ट्र एक सूत्र में बन सके, पूरे देश के लोग अपनी बातें समझे तो सही। ठीक है, ये उन लोगों का क्या था? विचार था। ठीक है, उस समय दक्षिण भारत के नेताओं ने भी इसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस समय राष्ट्र प्राथमिक था, राजनीति प्राथमिक नहीं थे, राष्ट्र नीति महत्वपूर्ण थे। आगे जाकर के मुद्दा राजनीति की भेंट चढ़ गया। फिर तो दक्षिण में हिंदी विरोधी आंदोलन भी हुए, हिंदी भाषियोयों को प्रताड़नाएं भी झेलनी पड़ी। ठीक है, उनको निकाला भी गया, कई हिंसक आंदोलन भी हुए। ठीक है, और वो 15 वर्ष का टाइमिंग राष्ट्रपति महाराज ने एक अधिसूचना के माध्यम से अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। तो अंग्रेजी सहायक भाषा के तौर पे आज भी स्थापित है। ठीक है, लेकिन कोई पूछे राजभाषा क्या है? साहब हिंदी है। कौन है? देखो अनुच्छेद 343 क में स्पष्ट लिखा गया है, संघ की राजभाषा हिंदी है। क्या लिखा गया है? संघ की राजभाषा हिंदी है। संघ भारत राज्यों का संघ है। अरे अपने यहाँ संघीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया, फेडरल सिस्टम है, तो संघ की राजभाषा कौन है? हिंदी है, ये स्वीकार किया गया। अब उसकी लिपि की बात आई, लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। ये भी 343 क में लिखा गया कि उसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी। क्या होगी? देवनागरी उसकी क्या होगी? लिपि होगी। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से। कौन सी लिपि से? अरे जो ब्राह्मी लिपि है ना, उससे इस लिपि का विकास हुआ। हालांकि हिंदी की लिपि अपन नागरी को ही बोलते हैं प्राय, देवनागरी तो इसको इसलिए कहा गया था क्योंकि देव भाषा संस्कृत लिखने के काम में आई थी आरंभ में, इसलिए इसको देवनागरी कहा गया। तो हिंदी का प्रचार करने वाली हमारी जो सबसे बड़ी संस्था है उसका नाम ही क्या है? नागरी प्रचारिणी सभा काशी। किसका प्रचार कर रही वो? नागरी का प्रचार कर रही। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, अब यहां एक प्रश्न जन्म लेता बड़ा प्यारा, समझिएगा, कि राजभाषा हिंदी है, राजलिपि देवनागरी है, अंकीय व्यवस्था के लिए संविधान ने क्या विधान किया? अंकीय व्यवस्था का भी तो विधान करेगा कि अंक कैसे हो। अब देवनागरी लिपि में तो अंकों को यूं लिखा जाता है, भाई ऐसे लिखा जाता है। हम क्या ऐसे काम में लेते हैं? अपन तो ऐसे लेते हैं। ठीक है, तो अंकीय व्यवस्था के लिए संविधान ने क्या कहा? संविधान ने स्पष्ट कहा कि भारतीय संघ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित अंकीय व्यवस्था को स्वीकार करेगा। पूरे विश्व में अंकीय व्यवस्था समान रूप से लागू है। अरे आप कोई विदेशी प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसमें हो सकता है उनकी लैंग्वेज हो, लेकिन एमआरपी आपको समझ में आ जाती है, क्योंकि अंकीय व्यवस्था समान है। हमारी क्रिकेट टीम जोहान्सबर्ग खेल रही हो, ठीक है, भले सिडनी खेल रही हो, भले मेलबर्न खेल रही हो, आपको जो है ना रिजल्ट समझ में आ जाता है, क्योंकि अंकीय व्यवस्था पूरे विश्व में समान रूप से लागू है। और ये किसने स्वीकार की? भारत के संविधान ने। 343 क में लिखा कि संघ की राजभाषा हिंदी है, उसकी लिपि देवनागरी है, और संघ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित अंकीय व्यवस्था को क्या करेगा? स्वीकार करेगा। ये समझिएगा आप। तो हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं भैया?
14 सितंबर को। कब मनाते हैं? 14 सितंबर। देखो राजभाषा के पूरे प्रावधान संविधान के भाग 17 में है। कौन से भाग में है? 17। अनुच्छेद 343 से 351 तक, 343 से 351 पूरे राजभाषा के जितने प्रावधान है, राजभाषा आयोग का गठन होगा, किस प्रकार क्या नहीं होगा, वो 343 से 351 तक है। ठीक है जी। तो ये बात किसकी हो गई? राजभाषा की। किसकी हो गई? समझ में आ गया? एक बार बोल देना, भारत की राजभाषा कौन है? अनुच्छेद 343 कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949। तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर। राजलिपि ब्राह्मी, ब्राह्मी से विकसित देवनागरी, ब्राह्मी से विकसित देवनागरी और अंक की व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्रचलित है वही भारत ने क्या की है? स्वीकार की है। ये मामला किसका है? संविधान का है। तो राजभाषा का निर्धारण कौन करता है? संविधान। अंग्रेजी सहायक भाषा के तौर पे शुरुआत में स्वीकार की गई थी और अब वो अनिश्चित काल के लिए उसके समय को बढ़ा दिया गया। इतनी बात समझ में आई? अरे 15 वर्षों के लिए थी, 7 सिस्टर्स के लिए 25 वर्षों के लिए थी, बाद में उस टाइम को बढ़ा दिया गया। ठीक है जी। आगे बात करते हैं किसकी? बोलो। ये प्रादेशिक भाषा क्या है? प्रदेश विशेष की भाषा। प्रदेश विशेष के लोगों के द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा को हम क्या कहेंगे? बोलो। प्रादेशिक भाषा। अरे जैसे राजस्थान के लोग क्या काम में लेते हैं? राजस्थानी। गुजरात वाले गुजरात, पंजाब वाले पंजाबी, महाराष्ट्र वाले मराठी। ठीक है। तो हर राज्य की अमूमन अपनी भाषा होती है। ठीक है। अब इसका संविधान से कोई लेना देना नहीं। कहीं 8वीं अनुसूची को पकड़ लो, क्योंकि राजस्थानी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, लेकिन राजस्थान की भाषा तो राजस्थानी कहलाएगी ना। समझ में आ गई बात? तो ये जो प्रादेशिक भाषा का मतलब क्या होगा? प्रदेश विशेष के लोगों द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा। देखो, इसका अपना साहित्य होता है और इसकी अपनी लिपि भी होती है। अरे जैसे राजस्थानी भाषा में साहित्य की कोई कमी है क्या? अरे हिंदी को आरंभिक साहित्य दिया ही किसने है? राजस्थानी ने दिया। किसने दिया है? राजस्थानी ने दिया है। अपनी लिपि भी राजस्थानी की मुड़िया लिपि है। ठीक है। गुजरात वाली भाषा की अपनी लिपि है, पंजाबी की अपनी लिपि, गुरुमुखी है पंजाबी की। ठीक है। और हर भाषाओं की अपनी लिपि है। पंजाबी में भी साहित्य कम नहीं है, गुजराती में भी कम नहीं है। तो प्रादेशिक भाषा में अपना साहित्य भी होता है और अपनी लिपि भी होता है। अरे हम जो ये बहुत से गीत चलते हैं, बहुत सी रचनाएं चलती है, राजस्थानी भाषा में कम थोड़ी ना है। ठीक है जी। अब बात करते हैं किसकी? मातृभाषा। किसकी? मातृभाषा। ये किसे कहेंगे? बोलो। अरे जोर से बोलो। मातृभाषा किसे कहेंगे? मां के द्वारा काम में ली जाने वाली भाषा। बोलो। अरे बालक की प्रथम गुरु कौन और प्रथम पाठशाला कौन? आजकल दोनों ही दायित्व नहीं निभा रहे। आजकल दोनों ही दायित्व नहीं निभा रहे। देखो मातृभाषा क्या है? बच्चे की प्रारंभिक परवरिश जिस परिवेश में होती है, जिस भाषा के परिवेश में होती है, वह भाषा क्या कहलाती है? मातृभाषा। क्या कहलाती है? अरे भाई, राजस्थान का कोई बालक है, उसका लालन पालन लंदन में करवा दिया, साहब जन्म लेते वहां भेज दिया, तो साहब वो कौन सी भाषा सीखेगा? अरे कौन सी सीखेगा? अंग्रेजी सीखेगा। और कोई अंग्रेजों का बच्चा उसको अपन यहां ले आए, वो जीवन में सब कुछ बोल सकता, अंग्रेजी कभी न बोले। हमने राजस्थान की बड़ी समस्या अंग्रेजी। ठीक है। आजकल के बच्चे तो फिर भी सीखने लगे, फिर भी अंग्रेजी अपनी यहाँ की एक समस्या है। तो मातृभाषा किसे कहेंगे? बच्चे की आरंभिक परवरिश जिस भाषा के परिवेश में होती है, उस भाषा को क्या कहते हैं? मातृभाषा। और अमूमन बच्चे की पहली गुरु कौन है? माँ। माँ ही सिखाती है। तो माँ जिस भाषा को प्रयोग में लेती, उस भाषा को क्या कहते हैं? मातृभाषा। क्या कहते हैं? मातृभाषा। समझ में आ गई बात? अब बात किसकी करें? बोली की। किसकी करें? बोली की। बोली किसे कहते हैं? अब ये उत्तर मैं आपसे जानूंगा, आप भी बोलो। और जो सुन रहे हो, बोली किसे कहते हैं? क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली। बस यही गड़बड़ हो गई। क्या कहा? क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली बोली। तो यही तो पूछ रहा हूं, बोली क्या है? बोली किसे कहते हैं? बताइए। हाँ, क्षेत्र विशेष तो समझ में आ गया। वाणी, वाणी जगरानी की उदारता बखानी है। अरे बोली किसे कहेंगे? अब इसकी परिभाषा जैसे ही मैं पूछूं, बोलते हैं कि क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली बोली को बोली कहते हैं। अरे मैं तो बोली की तो परिभाषा पूछ रहा हूं भाई। बोली किसे कहते हैं? क्षेत्र विशेष में किसी भाषा को बोलने के ढंग को बोली कहते हैं। किसी इलाके में किसी भाषा को बोलने का जो तरीका है, उस तरीके को क्या कहते हैं? बोली। अरे भाई, जैसे अपनी राजस्थानी है,
अपनी राजस्थानी है। चार बोल मानते हैं कुछ लोग 5 मानते हैं। इसकी 5 बोलियां, मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, मालवी है, ढूंढाड़ी है और मेवाती है। ठीक है। अरे भाई जैसे नागौर वाले हैं, जोधपुर वाले हैं, मारवाड़ वाले हैं, वो तो मीठा मीठा बोलते हैं, ऐसे अलग ही ढंग से बोलते हैं। जयपुर वाले थोड़ा सा अलग ढंग से प्रेजेंट करते हैं। हमारे झुंझुनू वाले थोड़ा अलग ढंग से बोलते हैं। ठीक है। चूरू वाले अलग ढंग से बोलते हैं, कोटा बूंदी जाओ अलग ढंग से बोलेंगे, है तो राजस्थानी। ठीक है। बोलने के क्या बदल गए? तरीके। बोलने के क्या बदल गए? तरीके। और उन तरीकों को ही क्या कहते हैं? बोली। क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। देखो, राजस्थानी भाषा की तकरीबन 73 से 74 उपबोलियां मानी जाती हैं। ऐसे कहा जाता है कि 2 कोश पर पानी बदले 9 कोश पर वाणी। 2 कोश पर पानी बदले 9 कोश पर वाणी मानी बोले। यहां वाणी का मतलब क्या है? बोले। अरे भाई जैसे मान लीजिए मैं एक बार यहां गया हुआ था नागौर, ठीक है, हमारे बुआसा के यहां गया हुआ था, उनके मिठाइयों की दुकान थी। ठीक है, मिठाइयों की दुकान थी। अब सुबह सुबह जग करके हम दुकान पे चले गए। बुआसा ने कहा भाई दुकान जाए आओ। ठीक है, पहले की बात। अब उन्होंने कहा कि भाई सिरावण कर लिया क्या? अब मेरे तो समझ में ना आया। भाई सिराना तो अपन सोने को ही बोलते हैं, भाई सो लिया के रात को। अब वो आधी समझ में आई, मैंने कह दिया हाँ। अब मैं 12 बजे तक बैठा, कोई कुछ खिलाया ही नहीं। मैंने कहा यार बड़ा अपमान हो रहा है यहाँ तो। ठीक है, कोई यहाँ से बैठे बैठे के आओ बना, सब पेड़ा बनाओ, बैठे बैठे वो बनाए। अरे कोई खाने के लिए दो। बुआसा ने भेजा ही दुकान पे, इसलिए मैं सुबह सुबह नाश्ता कर लेना, वहां बनता है। अब वो कोई पूछे ही नहीं। घर आए, भूख लगी, आते खाना खाए। बहुत ने कहा नाश्ता वास्ता कर लिया? तो मैंने कहा तेरे ससुराल वालों ने किसी ने कहा ही नहीं, बताइए मैं कहां से करता। कुछ नहीं पूछा। मैंने कहा एक बार जाते ही पूछा था आपके ससुर जी ने सिरावण किया कि नहीं? बस वो नाश्ते के लिए कह रहे थे। तूने कह दिया कर लिया। तो ये किसका अंतर है? बोली का। किसका अंतर है? बोली का। तो किसी क्षेत्र विशेष में भाषा के बोलने के ढंग को क्या कहते हैं? बोली। क्या कहते हैं? बोली। निम्बी जोधा, हाँ लाडनू के पास। ठीक है, तो वहां ये चोट हुई हमें श्रीरावण में। अब हमें याद हो गया ये शब्दार्थ। अब इधर देखिएगा भैया, बोली की बात करें तो हमारी जो हिंदी भाषा है स्वाभाविक तौर पे उसकी भी बहुत सी बोलियां होंगी। अरे भाई राजस्थानी की हमने 4 से 5 मुख्य बोलियां बता दी, तो हिंदी की तो बहुत होगी। देखो, हिंदी की मुख्य बोली हम किसको मानते हैं? मुख्य मतलब मानक बोली। कौन सी बोली? अरे भाई मैं जो हिंदी बोल रहा हूं वो हिंदी की कौन सी बोली है? कौन सी बोली है? खड़ी बोली। अरे वरना तो राजस्थानी भी हिंदी है। हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 उपबोलियां होती, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वीकार किया। लेकिन हम हिंदी की मानक बोली किसको मानते हैं? खड़ी बोली। मैं जो ये हिंदी बोल रहा हूं ये हिंदी की कौन सी बोली है? आप जो हिंदी बोलते हैं कौन सी बोली है? खड़ी बोली। हम जो लिखते हैं नोट्स में वो कौन सी बोली है? खड़ी बोली। वरना तो हिंदी की भी कई बोलियां हैं। ब्रज भी हिंदी की बोली है, राजस्थानी भी हिंदी की बोली है, हरियाणवी भी हिंदी की बोली है। ये सब हिंदी से निकली हुई हैं, हिंदी की ही बोलियां हैं। अरे ब्रज भाषा के साहित्य को हम हिंदी में नहीं पढ़ते क्या? अवधि के साहित्य को हिंदी में नहीं पढ़ते क्या? राजस्थान के पृथ्वीराज रासों को हिंदी में नहीं पढ़ते क्या? अरे पढ़ते कि नहीं पढ़ते? है तो हिंदी की ही बोलियां, लेकिन मानक बोली हिंदी के शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित सुसंस्कृत स्वरूप किसको माना गया? खड़ी बोली को। किसको माना गया? तो ये भाषा के पक्षों का विवेचन हुआ। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं भाषा की विशेषताएं क्या होती है। भाषा की विशेषताएं क्या होती है? देखो, जैसे हम आपसे एक प्रश्न करें कि भैया भाषा अर्जित संपत्ति है या पैतृक संपत्ति है? बोलो, अर्जित संपत्ति है। कैसे हुआ? फिर मातृभाषा का कंसेप्ट कहां से आया? इसको ओपन कर दो, इसके पत्थर लगा दो, ये बार बार बज रहा है। ठीक है, या फिर इसके कुंडी लगा दो। हाँ ठीक है, और कोई बाहर जाओ तो ध्यान रखा करो, ऐसे इसको बार बार बाजा बना रखा है, मुझे कहना ही पड़ेगा। है हाँ, अर्जित या पैतृक भाषा कैसी संपत्ति है? अर्जित संपत्ति या पैतृक? अर्जित है। तो फिर मातृभाषा का कंसेप्ट कहां से आया? बताओ, मां की भाषा को आप मातृभाषा कह रहे हो तो भाषा अर्जित कैसे हुई? जी हाँ, भाषा कैसी संपत्ति है? अर्जित। मां से भी तो सीखता ही है। मां की जगह मैंने थोड़ी देर पहले कहा तो लंदन भेज दिया तो क्या बोलेगा? अंग्रेजी बोलेगा। गुजरात भेज दिया तो क्या बोलेगा? गुजराती बोलेगा। तो भाषा कैसी संपत्ति है? अर्जित संपत्ति है। देखना, भाषा एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है,
क्योंकि भाषा का कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं होता। सत्य असत्य कथन में ऐसी चीजें पूछी जाती है। भाषा का स्वरूप हमेशा बदलता रहता है, कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं। आज के 100 साल पहले भाषा ऐसी नहीं थी, 100 साल छोड़ी आज के 50 साल पहले भाषा ऐसी नहीं थी, 50 साल छोड़ी आज के 20 वर्ष पहले भाषा ऐसी नहीं थी, और आज के 20 साल बाद में भाषा ऐसी नहीं रहेगी। आज के 20 वर्ष पहले क्या हिंदी भाषा में इतने अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होता था? आज हो रहा है ना, ठीक है। और आज के 20 वर्ष बाद में हो सकता है कि उनका अतिक्रमण और बढ़ जाए, जैसा माहौल चल रहा है उसके अनुरूप देखें तो हो सकता है ना, ठीक है। आज के 40 साल पहले जाएं तो हिंदी में उर्दू के अल्फाज अधिक थे, ठीक नहीं थे? अरे ऐसा, इसको समझने की देख लीजिए, हिंदी सिनेमा है हमारा, फिल्में आती है, हिंदी भाषा उनकी मुख्य भाषा होती है। आज के 30-40 साल पहले की फिल्में देखो आप, मुगले आजम जैसी और भी पुरानी फिल्में देख लो आप, वो तो काफी पुरानी, 100 साल हो गए होंगे शायद, उन फिल्मों को देखो आप, क्या है उनमें? उर्दू के अल्फाज अधिक है, उनके डायलॉग्स समझ में ही नहीं आते, ठीक है। और आज के डायलॉग्स भी नहीं समझ पाते क्योंकि आज अंग्रेजी जाता है, सीन देख करके अंदाज लगाना पड़ता कह क्या रहा है, या वो नीचे लिखा हुआ आता वो पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आज के 20 साल पुरानी जाओ, ये अजय देवगन की इनकी जो फिल्में आती थी उनमें तो हिंदी आती थी, हैं, उनमें हिंदी थी, ठीक है। हिंदी भी कौन सी थी? बम्बैया हिंदी थी, ऐसे ही छोगा अपन दोखों का टपका डाल भर, इस प्रकार की आती थी ना। तो भाषा कैसी प्रक्रिया है? परिवर्तनशील प्रक्रिया है, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं। अरे हम चले थे वैदिक संस्कृत से, वैदिक से लौकिक बनी, लौकिक से पाली आई, पाली से प्राकृत आई, प्राकृत से अपभ्रंश आई, अपभ्रंश से आगे जाकर के हमें हिंदी मिली है। तो ये 3500 वर्षों की जो प्रक्रिया है, इसमें भाषा का स्वरूप तो बदलता गया ना। तो अब ये क्या गारंटी है कि ये आज है वैसा ही रहेगा हमेशा? आज के 100 साल पहले हिंदी गद्य ही नहीं था, 100-150 साल पहले। आज हम जो किताबें पढ़ते हैं ऐसी विधाएं ही नहीं थी। आज हम जो भाषा प्रयोग में ले रहे वो भाषा इस ढंग से थी ही नहीं। भाई हम कई बार विद्यापति को पढ़ते हैं, कई किसको पढ़ते हैं, तो उनकी भाषा में आज की भाषा में अंतर है। प्रसाद पंत निराला को पढ़ते तो उनकी भाषा अलग है। तो हो सकता है आने वाले 20 साल बाद में वापस बदल जाए। तो ध्यान दीजिएगा, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भाषा कैसी प्रक्रिया है? अरे बोलो, परिवर्तनशील प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? परिवर्तनशील प्रक्रिया है। प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है। कैसी सीमा होती है? ऐतिहासिक सीमा। जैसे मैंने कहा ना, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 500, यदि हम हिंदी की विकास यात्रा को पढ़ें, लौकिक संस्कृत से लेकर के खड़ी बोली तक, तो हर भाषा की अपनी एक ऐतिहासिक सीमा होती है और प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा भी होती है। जैसे भाई राजस्थान वाले राजस्थानी बोलेंगे, उधर गुजरात जाते ही वो गुजराती बोलेंगे, एक उनकी सीमा तो बनी हुई है ना, ठीक। अब कोई राजस्थानी बोलने वाला ही गुजरात जाकर के बस गया तो एक अलग विषय है। लेकिन अब हर भाषा की अपनी क्या होती है? भौगोलिक सीमा। अरे भाई जैसे ये जयपुर वाले हैं ढूंढाड़ी बोलते हैं, तो मारवाड़ वाले मारवाड़ी बोलते हैं, भौगोलिक सीमा तो हो ही गई ना, ठीक है। और किसी भी भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा की उपयोगिता क्या है? भाषा हमारे मन मस्तिष्क के विचारों को प्रकट करने का माध्यम है कि नहीं है? हमने जो हमारे पूर्वजों के जो अनुभव सीखे हैं, उनका जो हमें ज्ञान मिला है, उसका माध्यम भी कौन बनी है? भाषा। क्या बनी है? आने वाली पीढ़ियों तक आप और हम जो ज्ञान सौंप के जाएंगे, उसका माध्यम भी कौन बनेगी? भाषा। भाषा मनुष्य के व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है। किसी भी मनुष्य का जो व्यक्तित्व विकास होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसका माध्यम कौन होती है? भाषा। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं, आपकी भाषा आपके व्यक्तित्व का दर्पण होती है। अच्छी भाषा शैली आपके व्यक्तित्व में निखार लेकर के आती है। व्यक्तित्व विकास केवल बोलने से ही नहीं होगा, आपको भाषा का ज्ञान होगा तो आप उस भाषा में जो साहित्य सृजन हुआ है उसको पढ़ेंगे तो उससे आपको ज्ञान का बोध होगा। यदि आपको भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो उस ज्ञान का बोध भी न हो पाएगा। तो व्यक्तित्व विकास में सहायक है। मानव संबंध स्थापित करने में कौन सहायक है? भाषा। अरे विश्व के साथ हमारे जो संबंध है, मानवीय संबंध है, मीडिएटर कौन बनती है? भाषा ही तो बनती है। क्या बनती है? भाषा बनती है। ज्ञान विज्ञान को सुरक्षित और संगठित करने का माध्यम भी कौन है? भाषा। साहित्य सृजन करने का माध्यम भी कौन है? भाषा। तो भाषा के कई गुण हैं और कई क्या है? विशेषताएं हैं। अब भाषा सीखने के मनोविज्ञान की यदि मैं बात करूं, समझना, भाषा सीखने का मनोविज्ञान 3 चरणों से होकर के गुजरता है। पहला चरण होता है जिज्ञासा। कौन सा चरण होता है? अरे बोलो। दूसरा चरण क्या होता है? अनुकरण। क्या होता है? और तीसरा चरण क्या होता? अभ्यास। क्या होता है? जिज्ञासा क्या है? नए शब्दों को जानने की, समझने की, सीखने की इच्छा। भाषा के संदर्भ में
जबकि जिज्ञासा का अर्थ तो यही होता है ना, कुछ नया जानने की इच्छा। अपन भाषा की बात कर रहे हैं, चलो भाषा की छोड़िए, आपको किसी भी भाषा में निपुण होना है तो ये 3 प्रवृत्तियां मानी गई है। लेकिन आपको किसी भी चीज में निपुण होना है तो ये 3 ही प्रवृत्तियां हैं। आपको गाड़ी चलाना सीखना है जी, पहले तो जिज्ञासा होनी चाहिए है। कई लोगों की रुचि होती है, उनके घर में साधन ना हो तो भी वो पारंगत हो जाते हैं ना, कहीं से पड़पड़ा करके सीख ही जाते हैं। जैसे मोटरसाइकिल में बच्चे दक्ष हो ही जाते हैं, घर पे हो या ना हो, ठीक है। फिर बाद में घर वाले कहते छोरो सीख गोल्या दो इन्हें एक है, ऐसे कई ये रणनीति से चलते हैं कई बालक ठीक है। तो जिज्ञासा क्या? सीखने की इच्छा। सीखने की इच्छा ना हो तो उसको कितना ही ट्रेंड व्यक्ति सिखाए कि वो ना सीख पाए, ठीक है। तो जिज्ञासा ये है। सेकंड नंबर अनुकरण। केवल क्या जिज्ञासा से आप किसी चीज में निपुण हो सकते हो? नहीं, अनुकरण मानी नकल करना। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस अनुकरण की होती है, नकल करना। अरे आपको गाड़ी चलाना कोई सिखा तो रहा है, आप में जिज्ञासा भी है, एक बार आपने देख लिया, अब आप उसका अनुकरण नहीं करेंगे, जैसा वो बताएगा वैसा मानेंगे नहीं तो आप निपुण हो पाएंगे? आपको रोटी बनाना सीखना है यार, भाषा छोड़ो आप, तो पहले तो रोटी बनाने की जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं अच्छी रोटियां बनाऊं, गोल गोल बनाऊं, फूली हुई चपातियां हो, जिज्ञासा। फिर आपको माँ ने बताया कि भाई इसमें देखिए नमक डालना है, फिर इस आटे को मिलाना है, फिर इसमें पानी डाल करके आटे को गूंथना है, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करना है। अब आपने माँ ने जो कहा उन बातों को माना ही नहीं तो आप सीख पाएंगे क्या? नहीं। भाई माँ ने कहा कि देखिए ये लोया बना करके यूं करके बाद में थोड़ा सा वो लेना पड़ता आटा पलोथन, ठीक है, वरना ये चिपक जाएगी, ठीक है। अब आपने माना ही नहीं तो चिपकेगी, फिर उतारो चाकू से, फिर वापस बनाओ, ठीक होगा ना। तो अनुकरण ये सर्वोत्तम साधन है। लेकिन मुझे बताओ, एक बार अनुकरण से निपुण हो जाओगे? नहीं। कभी भारत का नक्शा बनेगा, कभी पाकिस्तान बनेगा, कभी चाइना आएगा, कभी रसिया यूक्रेन भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा? अभ्यास। आप 5-10 दिन नहीं, 1-2 महीने जब बनाएंगे ना, तब जाकर के वो रोटियां फूलना चालू होगी, वरना तो चिपकी चिपकी बनती है, कभी कहीं से जल जाएगी, कभी कहीं से जल जाएगी। तो ये क्या है? अभ्यास। तो अब भाषा के संदर्भ में चिंतन करें कि नए शब्दों को जानने और समझने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासा। क्या कहते हैं? जिज्ञासा, ठीक है। और नकल करना क्या है? अनुकरण। तो भाषा सीखने का सर्वोत्तम साधन क्या है? अनुकरण। क्या है? अनुकरण। और भाषा में जो निपुणता हासिल होगी उसका कारण क्या बनेगा? अभ्यास। क्या बनेगा? अभ्यास। तो केवल भाषा ही नहीं, जीवन में कुछ भी नया सीखना हो तो ये 3 चरणों से होकर के गुजरता है। एक तो वो चीज सीखने की क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा। फिर जो सिखा रहा है उसका क्या करें? अनुकरण। और उसका बार बार क्या करें? अभ्यास। करत करत अभ्यास के जड़मति होत, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त। समझ में आयो? अरे आयो, आयो, ठीक है। अब भाषा सीखने की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति देखो। कुछ बिंब बनते हैं, चित्र बनते हैं। एक छोटे से बालक को मस्तिष्क में लेकर के आओ, बच्चा जन्मा है, भाषा तो अर्जित संपत्ति है, वो यहीं से अर्जित करेगा, ठीक है। तो अब वो बच्चा है, शुरुआत में वो बोल तो नहीं सकता, देखता तो है, चारों ओर घर के सदस्यों को देखता तो है, तो उसके बिंब मानी चित्र उसके मस्तिष्क की मेमोरी में वो तस्वीरें फीड हो जाती है, होती है कि नहीं होती है? अरे भाई मान लीजिए कोई बालक है, 5-6 महीने का कोई बच्चा है, और आप उसको गांव में कोई गोदी में ले गया, मोहल्ले का कोई अंकल ताऊ जी ले गया, ठीक है, और जैसे ही आप उसको गांव के चौपाल में मिलोगे, लपक करके वो किसकी गोदी में आएगा? आपकी गोदी में आएगा। इसका मतलब उसकी मेमोरी में आपका चित्र फीड हो रखा था। सीधी सी बात, मेमोरी में चित्र फीड हो रखा था कि नहीं हो रखा था? हो रखा था, ठीक है। तो इसका मतलब वो जो जो चीजें देखता है, बार बार जो चीजें देखता जाता है, उसकी मेमोरी के अंदर वो क्या हो जाती है? सेव। इसको कौन सा बिंब कहते हैं? दृश्य बिंब। कौन सा बिंब कहते हैं? अरे कौन सा बिंब कहते हैं? दृश्य या दृश्य? दृश्य बिंब। कौन सा बिंब? दृश्य बिंब। अब साहब वो देख रहा है, वो चीजें फीड हो गई, लेकिन घर वाले बार बार कुछ ना कुछ नाम भी बोलते जाते हैं, ठीक है। और देख तेरे पापा आ गए, देख तेरे पापा आ गए, देख तेरे दादा आ गए, ठीक है। तो वो देखता है कि ये व्हाइट व्हाइट कपड़े पहने हुए, धोती चोला पहने हुए जो प्राणी, वो व्हाइट तो नहीं समझता बेचारा, लेकिन उसके मस्तिष्क में ये सेव हो जाता है कि ये प्राणी दादा कहलाता है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए वो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, लेकिन आप जैसे कहेंगे दादा आ गए, तो उसका गर्दन जो है ना दादा की ओर घूम जाएगी। होता है ना ऐसा? इसका मतलब वो तस्वीर तो उसकी सेट थी, उस तस्वीर के लिए बार बार एक ही ध्वनि को सुन करके उस तस्वीर के साथ उस ध्वनि का साम्य उसके माइंड में बैठ गया है,
ठीक है, मान लीजिए आपने घर पे गाय पाल रखी है, मैं हमेशा एक उदाहरण दिया करता हूँ, गाय पाल रखी है, पलने में बच्चा सोता रहता है, दादी चिल्लाती रहती, अरे गाय को दूध काटो, टाइम उगो, अरे चारो गालो, बेचारी भूखा मरे, पानी को न पाए, अरे छोरो हालता ही गाय ने, तो उसके माइंड में बैठ जाता कि ये क्या है, क्या है ये, गाय है। मतलब दृश्य बिंब के साथ साथ सुन सुन करके उसके मस्तिष्क में एक बिंब और बनने वाला है। कौन सा बिंब है? श्रुति मानी सुनना, श्रुति मानी सुनना। अब वस्तु की अनुपस्थिति में भी फिर उसके चित्र आने लगेगा। ठीक है, कि मान लीजिए 5 लोग बैठे हैं, घर पे 5 लोग आए हुए बैठे हैं, और कोई किसी ने कहा अरे चाय बन गई, चाय तेरे दादा ने बुला लिया। ठीक है, किसी को कहा तो वो देख लेगा कि यहाँ दादा तो नहीं है, और दरवाजे पे मान लीजिए कोई खड़ा, तेरे दादा किधर है, तो उसकी गर्दन बेचारे की उधर घूम ही जाएगी। वस्तु की अनुपस्थिति में भी उसके मस्तिष्क में वो उस ध्वनि के साथ उस चित्र का क्या हो गया है, साम्य हो गया है उसको। अब जब दृश्य बिंब और श्रुति बिंब मिलकर के जुड़ जाते हैं, बहुत मजबूत हो जाते हैं, तो उसके मन में एक बिंब जन्म लेता है। वो कौन सा बिंब है? विचार बिंब। कौन सा बिंब है? धीरे धीरे उसकी अवस्था भी बढ़ रही है, अरे धीरे धीरे उम्र भी बढ़ रही है, समझने की क्षमताएं भी बढ़ रही है। ठीक है, विचार बिंब। अब धीरे धीरे वो उपयोगिता समझने लगेगा कि ये दादा की जेब से पैसे निकलते और उन पैसों से जो है ना अंकल चिप्स आती है, उसको ये पता रहता। फिर जैसे आजकल छोटे बच्चों का पैसे दो वो वापस नहीं लौटाएंगे आपको, वो समझते हैं, वो ये भी समझते हैं कि ये 10 का है और ये 100 का है, समझते हैं। वो बोल ना पाए भले, उनके विचार जन्म ले चुका है, वो उसकी उपयोगिता को समझ चुके हैं। वैसे जैसे उस बच्चे के मन में, मस्तिष्क में ये चीज आ जाए कि ये गाय क्या देती है भैया, दूध देती है, ये इसकी क्या है, उपयोगिता है, माइंड में उसके एक सेट तो हो ही जाएगा ना। ठीक है, तो विचार बिंब। विचार बिंब का जन्म कहां होता है? मस्तिष्क में। कहां होता है? अब विचार बिंब जब विकसित हो जाता है तब कौन सा बिंब जन्म लेता है? भाव बिंब। भावनाएं किसका विषय है? हृदय का। किसका विषय है? हृदय का। कि विचार बिंब की विकसित अवस्था को भाव बिंब कहते हैं। विचार बिंब में किसका सहयोग होता है? मस्तिष्क का। और भाव बिंब में हृदय का। जब वो बच्चा ये समझने लग जाए कि गाय हमारी माता है, गाय हमारी एक भावनाओं का विषय, वो अपने पराये का भेद समझने लग जाए, उम्र के साथ साथ बढ़ता भी तो जा रहा है, अपनत्व का भेद उसको समझ में आ जाएगा। जैसे ही उसकी माँ की गोदी में किसी दूसरे का बच्चा जाएगा वो रोने लग जाएगा, वो नहीं जाने देगा। मतलब वो भाव उसके यहाँ बन चुका है। ठीक है, तो भाषा सीखने की जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है वो 4 बिंबु से होकर के गुजरती है। पहला बिंब कौन सा है? दृश्य बिंब। दूसरा श्रुति बिंब, फिर विचार बिंब। विचार बिंब का जन्म मस्तिष्क में, और भाव बिंब में किसका सहयोग होता है? हृदय का। दृश्य बिंब और श्रुति बिंब जुड़कर के कौन से बिंब को जन्म देते हैं? और विचार बिंब की विकसित अवस्था को क्या कहते हैं? भाव बिंब। क्या कहते हैं? भाव बिंब। तो इतनी बातें समझ में आई? एक बार रिपीट करना जरा, एक बार प्रभु रिपीट करना। भाषा शब्द किस धातु से बना है? अर्थ क्या होता है? हम मस्तिष्क में जो सोचते हैं, मुख से जो बोलते हैं और जो लिखते हैं, उसके माध्यम को क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी को क्या कहते हैं? किसने कहा? विचार आत्मा की मुख और अध्वन्यात्मक बातचीत है, वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों से प्रकट होती क्या कहलाती? भाषा। किसने कहा? प्लेटो। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करते हैं उसको क्या कहते हैं? भाषा। ये किसने कहा? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। ठीक, आगे बढ़े जी। किसी भी राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा, भारत के संदर्भ में अधिकांश लोगों द्वारा जिस भाषा में विचार विनिमय होता है उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या इसका संविधान में उल्लेख होता है? नहीं होता। ये मान्यताओं का और भावनाओं का विषय है। ठीक है, सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहेंगे? कब घोषित हुई? 14 सितंबर 1949। हिंदी। कौन घोषित हुई? अंग्रेजी सहायक भाषा। लेकिन राजभाषा कौन है? हिंदी। किस अनुच्छेद में? 343 क। इसकी लिपि देवनागरी। विकास ब्राह्मी से। अंकी व्यवस्था जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित है वो। राजभाषा के कंप्लीट प्रावधान संविधान के किस भाग में है? 17 में। अनुच्छेद 343 से 351। किसी भी राज्य विशेष के लोगों द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा। इसका अपना साहित्य भी होता और अपनी लिपि भी होता। बच्चे की आरंभिक परवरिश जिस भाषा के परिवेश में होती है, बच्चा पहल जो भाषा सीखता है वो क्या कहलाती है? मातृभाषा। और किसी भी भाषा के बोलने के ढंग को क्या कहते हैं? बोले। क्या कहते हैं? बोले। तो हिंदी की मानक बोली किसको माना गया है? खड़ी बोली को। किसको माना गया है?
भाषा कैसी संपत्ति है? अर्जित। किसी भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता, क्योंकि भाषा कैसी प्रक्रिया है? परिवर्तनशील प्रक्रिया, वो बदलती रहती। प्रत्येक भाषा की कैसी सीमा होती? ऐतिहासिक। प्रत्येक भाषा की कैसी सीमा होती? बहुकालिक। ज्ञान विज्ञान को संरक्षित रखने का माध्यम कौन है? भाषा। पूर्वजों के अनुभव हमें हमें जो मिले उसका माध्यम कौन है? भाषा। आने वाली पीढ़ियों को हम जो सौंपेंगे उसका माध्यम कौन है? भाषा। विश्व के साथ संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन है? भाषा। साहित्य सृजन का माध्यम कौन है? भाषा। व्यक्तित्व विकास का साधन कौन है? भाषा। और भाषा सीखने के मनोविज्ञान में 3 चरण आएंगे। कौन सा? जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास। नए शब्दों को जानने और समझने की प्रबल इच्छा को क्या कहेंगे? जिज्ञासा। नकल करने को क्या कहेंगे? अनुकरण। और बार बार पुनरावृत्ति को क्या कहेंगे? अभ्यास। इसका सर्वोत्तम साधन कौन है? अनुकरण। निपुणता कौन देता है? अभ्यास। कितने प्रकार के बिंब बनते हैं? 4। पहले दृश्य बिंब, आवाज सुन सुन करके श्रुति बिंब, इन दोनों से जुड़ करके विचार बिंब। कहां जन्म लेगा? मस्तिष्क में। और हृदय का सहयोग होने से क्या जन्म लेगा? भाव बिंब। विचार बिंब की विकसित अवस्था को ही क्या कहते हैं? भाव बिंब। क्या कहते हैं? भाव बिंब। ठीक है भैया? ठीक है, लिखो, हेडिंग लगाओ। भाषा शब्द, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। सुंदर सुंदर लिखना भैया, ताकि किसी के नोट्स काम भी आ जाए। मैं भी मांगू तो देते समय शर्माओ ना कि अच्छा लिखा हुआ है जी। है? भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। ठीक है, अगली पंक्ति में लिखिए, विचारों के प्रकटीकरण के माध्यम को भाषा कहते हैं। विचारों के प्रकटीकरण के माध्यम को भाषा कहते हैं। विचारों के प्रकटीकरण के माध्यम को भाषा कहते हैं। परिभाषाएं लिखिए, डॉक्टर स्वीट। और आप लोग भी लिखिएगा भैया, लिखने से याद होता है। हाँ? तो लिखिएगा, आलसी नहीं बनना। हाँ? आपके हित के लिए, ठीक है? डॉक्टर स्वीट लिखो। अरे लिखते ही ऐसे लगता है कि ये विषय वस्तु तो अपनी हो गई, लगता कि नहीं लगता? ठीक है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि महर्षि पतंजलि मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। प्लेटो, प्लेटो लिखो, विचार, विचार आत्मा की, विचार आत्मा की
मूक, मूक मानी चुप रहना, आवाज ना होना। विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है। विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है। विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है। पर पर यही जब पर यही जब ध्वन्यात्मक होकर पर यही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है। पर यही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो भाषा कहलाती है। पर यही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो भाषा कहलाती है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। लिखो, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। हेडिंग लगाइए, भाषा के विभिन्न रूप। भाषा के विभिन्न रूप। भाषा के विभिन्न रूप। मातृभाषा। मातृभाषा देखिए, बच्चे के द्वारा अपनी मां के मुख से, बच्चे के द्वारा अपनी मां के मुख से सुनी व सीखी जाने वाली भाषा। बच्चे के द्वारा अपनी मां के मुख से सुनी तथा समझी जाने वाली भाषा, सुनी तथा समझी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। बच्चे के द्वारा अपनी मां के मुख से सुनी व सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। ठीक है भैया, अपनी मां के मुख से जो सुनेगा, जो सीखेगा, वही भाषा क्या कहलाएगी? मातृभाषा। अगली पंक्ति में लिखिए, मां बालक की प्रथम गुरु होती है। मां बालक की प्रथम गुरु होती है। मां बालक की प्रथम गुरु होती है, क्योंकि बालक अपनी मां से ही पहली भाषा सीखता है। अपनी मां से ही पहली भाषा सीखता है। ठीक है। प्रथम पाठशाला परिवार। अगली पंक्ति में लिख लीजिए, प्रथम पाठशाला परिवार को माना जाता है। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार को माना जाता है। लिखा?
प्रादेशिक भाषा, प्रादेशिक भाषा, प्रादेशिक भाषा। लिखो, किसी प्रदेश विशेष के लोगों द्वारा, किसी प्रदेश विशेष के लोगों द्वारा, किसी प्रदेश विशेष के लोगों द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा, किसी प्रदेश विशेष के लोगों द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा, किसी प्रदेश विशेष के लोगों द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा। जैसे जैसे राजस्थान की राजस्थानी, गुजरात की गुजराती। जैसे राजस्थान की राजस्थानी, गुजरात की गुजराती, पंजाब की पंजाबी, आदि 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 आदि। ठीक है, अगली पंक्ति में लिखिए, इसका इसका अपना साहित्य और लिपि होती है। इसका अपना साहित्य व लिपि होती है। इसका अपना साहित्य व लिपि होती है। भाई, इसका अपना साहित्य भी होता है, समझा है हमने, और इसकी अपनी लिपि भी होती है। तीसरे नंबर पे लिखो बोली। फास्ट तो नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है? बोली लिखो। बोली देखो, बोली किसी भाषा की उपभाषा, बोली किसी भाषा की उपभाषा या उसका एक अंग मात्र होती है। बोली किसी भाषा की उपभाषा या उसका एक अंग मात्र होती है। किसी सीमित क्षेत्र में, किसी सीमित क्षेत्र में भाषा के बोलने के ढंग को, किसी सीमित क्षेत्र में भाषा के बोलने के ढंग को, किसी सीमित क्षेत्र में भाषा के बोलने के ढंग को बोली कहते हैं। किसी इलाके में भाषा के बोलने के ढंग को बोली कहते हैं। अब लिखिए राजभाषा। राजभाषा लिखवाऊं? शासन या शासन, शासन या सरकार द्वारा, शासन या सरकार द्वारा राजकीय कार्यों में, शासन या सरकार द्वारा राजकीय कार्यों में व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा। शासन या सरकार द्वारा राजकीय कार्यों में व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा। इतना पर्याप्त? राजभाषा कहलाती, लिखने की जरूरत है नहीं। भाई, शासन या सरकार सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग करें वो क्या होगी? राजभाषा। अगली पंक्ति में लिखिए, इसका इसका संविधान में उल्लेख होता है। इसका संविधान में उल्लेख होता है। इसका संविधान में उल्लेख होता है। राजभाषा का निर्धारण कौन करता है? संविधान। अगली पंक्ति में लिखिए, हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है।
हिंदी भारत की राजभाषा है। अगली पंक्ति में लिखिए, इसका उल्लेख संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में है। और ऊपर हमने लिखा ना हिंदी भारत की राजभाषा है, उसके सामने डेस लगा के लिख दो अनुच्छेद 343 क। ये बात किस में लिखी हुई है? 343 क में। ये ऊपर हमने एक लाइन लिखी ना हिंदी भारत की राजभाषा है, उसके सामने डेस लगा के लिख दो 343 क। लिख लिया? अरे भाई ये बात किस अनुच्छेद में लिखी हुई है कि हिंदी भारत की राजभाषा है? 343 क में। और राजभाषा संबंधित तमाम प्रावधानों का वर्णन 343 से 351 में। हो गई बात? अगली पंक्ति में लिखिए, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। कोष्टक में लिख लीजिए हिंदी दिवस 14 सितंबर। अरे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। ठीक है, अगली पंक्ति में बढ़िए, हिंदी की लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। हिंदी की लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। हिंदी की लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है, जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। ठीक, अगली पंक्ति में लिखिए राष्ट्रभाषा। 5वां बिंदु, राष्ट्रभाषा। लिखो वह भाषा किसमें? राष्ट्रभाषा का संविधान में जिक्र नहीं होता। राष्ट्रभाषा लिखो वह भाषा जिसके माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र के लोग, वह भाषा जिसके माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। वह भाषा जिसके माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं, राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा कहलाती है। अगली पंक्ति में लिखिए भारत के अधिकांश लोगों द्वारा बोली व समझी जाने के कारण, भारत के अधिकांश लोगों द्वारा बोली व समझी जाने के कारण हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है।
हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। अगली पंक्ति में लिखिए, इसका संविधान में उल्लेख नहीं होता है। इसका संविधान में उल्लेख नहीं हुआ है या नहीं होता है। इसका संविधान में उल्लेख नहीं हुआ है या नहीं होता है। अब हेडिंग बनाइए, भाषा की विशेषताएं। इसके बाहर से इसको बंद करके चले जाना आप। भाषा की विशेषताएं या प्रकृति, भाषा की विशेषताएं या प्रकृति लिखो। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं, अपितु अर्जित संपत्ति है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं, अपितु अर्जित संपत्ति है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं, अपितु अर्जित संपत्ति है। दूसरा बिंदु लिखो, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। अरे भाषा की रचना कहां होती है? समाज में। भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। अरे कोई लेबोरेटरी में बैठ करके भाषा बनाई जा सकती है क्या? ओम शांति शांति शांति। भाषा का विकास कहां होता है? समाज में होता है। तो भाषा कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया है। तीसरा बिंदु लिखिए, भाषा का अर्जन अनुकरण से होता है। भाषा का अर्जन अनुकरण से होता है। भाषा का अर्जन अनुकरण से होता है। अनुकरण से ही सीखते। अरे भाई अपन सबको कोई लंदन छोड़ा है, 6 महीने रहे तो अपन अंग्रेजी तो बोलने लगी जाएंगे ना, हैं? आई एम हैंग्री मैं भूखा हूं, ठीक है। भाषा का अर्जन अनुकरण से होता है। अगली पंक्ति में लिखिए, भाषा परिवर्तनशील प्रक्रिया है। भाषा परिवर्तनशील प्रक्रिया है। भाषा परिवर्तनशील प्रक्रिया है क्योंकि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। क्योंकि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। ठीक है? क्यों अंतिम स्वरूप होता है क्या भाषा का कि यहां आकर के रुक गई अब नहीं बदलेगी? हमेशा बदलती रहती है। आज है वो 100 साल बाद में ऐसी रहे कोई जरूरी नहीं है। और रामायण वगैरह में देखते हैं, हे तात, हे आर्यपुत्र, वो भी भाषा है। वो स्वरूप आज रहा क्या? नहीं रहा। अगली पंक्ति में, प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। अगली पंक्ति में लिखिए, प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है। होती है भाई, इस समय बाद में इस भाषा का विकास आरंभ हुआ और तब तक हुई है। अगली पंक्ति में लिखिए, भाई हमने ये लिखा प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती, फिर लिखा प्रत्येक भाषा की ऐतिहासिक सीमा होती। अगली पंक्ति में लिखिए, प्रत्येक भाषा की संरचना अलग अलग होती है। प्रत्येक भाषा की संरचना अलग अलग होती है। प्रत्येक भाषा की संरचना अलग अलग होती है। अगली पंक्ति में लिखिए, भाषा परंपरा है। भाषा परंपरा है। व्यक्ति, इसी में लिखना, भाषा परंपरा है। व्यक्ति उसका अर्जन तो कर सकता है।
भाषा परंपरा है, व्यक्ति उसका अर्जन तो कर सकता है लेकिन उत्पन्न नहीं कर सकता। भाषा परंपरा है, व्यक्ति उसका अर्जन तो कर सकता है लेकिन उत्पन्न नहीं कर सकता है। अरे व्यक्ति सीख तो सकता है भाषा को, लेकिन नई भाषा को जन्म दे सकता है क्या? भाई जैसे उसके प्रतिपादक आचार्य ये हुए, उन्होंने इस भाषा को जन्म दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो भाषा एक क्या है? परंपरा है। व्यक्ति अर्जन तो कर सकता है लेकिन उत्पन्न नहीं कर सकता। अब हेडिंग बनाइए, भाषा का महत्व। भाषा का महत्व, भाषा का महत्व। और लिखिए, भाषा, भाषा मानव की उन्नति में सहायक है। पहला बिंदु, भाषा मानव की उन्नति में सहायक है। दूसरा बिंदु, भाषा सामाजिकता के विकास में सहायक है। भाषा सामाजिकता के विकास में सहायक है। ठीक है। तीसरा बिंदु, भाषा विचारों की जन्मदायिनी, भाषा विचारों की जन्मदायिनी तथा प्रकट करने का साधन है। भाषा विचारों की जन्मदायिनी तथा प्रकट करने का साधन है। अगला बिंदु, भाषा पूर्वजों के विचारों, अगला बिंदु लिखो, भाषा पूर्वजों के विचारों एवं अनुभवों को, पूर्वजों के विचारों एवं अनुभवों को स्थायित्व प्रदान करने का साधन है। भाषा पूर्वजों के विचारों एवं अनुभवों को स्थायित्व प्रदान करने का साधन है। लिखा, पूर्वजों के अनुभव और विचारों को स्थायित्व जो प्रदान किया गया, उसका माध्यम भी कौन बनी? भाषा ही बनी। अरे महर्षि पतंजलि हमको क्या सौंप गए, पाणिनि क्या दे गए, तुलसी क्या लिख गए, कबीर क्या छोड़ गए, शुक्ल क्या लिख गए, माध्यम कौन बनी? भाषा। अगली पंक्ति में लिखिए, भाषा द्वारा, भाषा द्वारा व्यक्ति में राष्ट्रीयता आती है। भाषा द्वारा व्यक्ति में राष्ट्रीयता आती है। राष्ट्रीयता का जन्म भी किसमें होता है? भाषा में। अगली पंक्ति में लिखिए, भाषा, भाषा, भाषा ज्ञान विज्ञान को सुरक्षित रखती है। भाषा ज्ञान विज्ञान को सुरक्षित रखती है। भाषा ज्ञान विज्ञान को सुरक्षित रखती है। अगली पंक्ति में लिखिए, भाषा सामाजिक क्रियाकलापों के संचालन में सहायक है। भाषा सामाजिक क्रियाकलापों के संचालन में सहायक है। भाषा सामाजिक क्रियाकलापों के संचालन में सहायक है। भाषा मनुष्य के व्यक्तित्व विकास में सहायक है। भाषा मनुष्य के व्यक्तित्व विकास में सहायक है। भाषा मनुष्य के व्यक्तित्व विकास में सहायक है। भाषा संसार के साथ, भाषा संसार के साथ, भाषा संसार के साथ मानव संबंध स्थापित करने में सहायक है। भाषा संसार के साथ मानव संबंध स्थापित करने में सहायक है। अंतिम पंक्ति लिखिए, भाषा
साहित्य सृजन में सहायक है। भाषा साहित्य सृजन में सहायक है। बाकी चर्चाएं करते हैं कल। ओके, जय हिंद।